इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909। दोस्तों, ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट हिस्ट्री है उसके इतिहास में एक बहुत बड़ा माइलस्टोन साबित हुआ। इसमें बहुत सारे ऐसे प्रावधान थे जो आगे चल करके नकारात्मक सिद्ध हुए और कुछ ऐसे प्रावधान थे जिससे कि डिसेंट्रलाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट हुआ। जैसे नकारात्मक कहने का क्या अर्थ है, इसमें जो है कम्युनल इलेक्टोरेट की बात की गई थी। तो दोस्तों आगे पढ़ते हैं और इसमें एक एक चीज़ों को धीरे धीरे जानते हैं। लिख रहा है कि इट कंसिडरेबली इंक्रीज द साइज ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल्स बोथ सेंट्रल एंड प्रोविंशियल। इस एक्ट में सेंट्रल और प्रोविंशियल दोनों लेजिस्लेटिव काउंसिल के साइज यानी कि नंबर ऑफ मेंबर्स को बढ़ा दिया गया। सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में 16 जो मेंबर थे उनको बढ़ा करके 60 कर दिया गया। दोस्तों, प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल हर जगह की एक जैसी नहीं थी, तो इनमें हर जगह वहां की जरूरत के हिसाब से नंबर ऑफ मेंबर्स को इंक्रीज किया गया, कहीं पे ज्यादा कहीं पे कम। लेकिन सेंट्रल में चूंकि वो केंद्र की थी तो इसलिए वहां पे 16 से 60 बढ़ा दिया गया। बाकी अलग अलग स्टेट में नंबर अलग अलग थे। ओके, आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, इस बात का ध्यान रखा गया कि मेजॉरिटी जो हो वो ऑफिशियल मेंबर्स की ही हो। कहाँ पे? सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में। लेकिन प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में नॉन ऑफिशियल मेंबर्स की भी मेजॉरिटी कहीं कहीं पर थी। ऐसा कोई मतलब स्ट्रिक्ट प्रोविजन नहीं किया गया कि नॉन जो ऑफिशियल मेंबर्स हैं प्रांतीय विधानसभाओं में उनका बहुमत ना हो। देखिए दोस्तों, ये ब्लू क्या कहते हैं कि ये जो पॉइंट है, ये हाईलाइटेड जो है, ये रेक्टेंगुलर बॉक्स है, इसमें मैंने उन चीज़ों को मेंशन किया है कि जैसे एक्स ऑफिशियो मेंबर्स किसे कहते हैं, नॉमिनेटिव मेंबर कौन से थे, नॉमिनेटेड ऑफिशियल मेंबर कौन है, नॉमिनेटेड नॉन ऑफिशियल मेंबर किसको कहते हैं, इलेक्टेड मेंबर्स कौन से थे। तो इन चीज़ों को जो है कौन लोग चुनाव करते थे, तो ये एक मैंने सोचा कि एक अच्छी समझ के लिए आपको ये चीज़ें जाननी जरूरी है। तो आप स्लाइड को पॉज करके इन चीज़ों को डिटेल में पढ़ेंगे। हम लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, इससे पहले वाला जो एक्ट था 1892 का, तो मैंने कहा था कि उसमें सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस पूछने की छूट दी गई थी। सॉरी, उसमें बजट पे प्रश्न करने की छूट दी गई थी, लेकिन आप सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस नहीं कर सकते थे। उस रिस्ट्रिक्शन को यहाँ खत्म कर दिया गया। देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो मेंबर्स थे लेजिस्लेटिव काउंसिल के, वो सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस भी पूछ सकते थे। ठीक है दोस्तों, ओके। अब देखिए, जो सबसे बड़ा परिवर्तन हुआ डिसेंट्रलाइजेशन की तरफ, वो ये हुआ दोस्तों कि पहली बार 1909 में ऐसा हुआ कि वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में, इस शब्द को ध्यान से सुनिएगा, एग्जीक्यूटिव काउंसिल। अब तक जो भी मेंबर आ रहे थे वो लेजिस्लेटिव काउंसिल में आ रहे थे, उसमें नियम बनते थे, नियम वो लागू होंगे, उनका एग्जीक्यूशन किस तरह से किया जाएगा, किस स्तर पर कितने नियम लागू होंगे, इन सब का निर्णय कौन करता था? एग्जीक्यूटिव काउंसिल, वायसराय की। ठीक है दोस्तों, नियम कौन बनाता था? नियम ज्यादातर जो है लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाती थी, लेकिन वो नियम लागू होंगे नहीं होंगे, उन नियम पे वीटो कर दिया जाएगा, उनको जो है नलीफाई कर दिया जाएगा। ये सब पावर किसके पास था? वायसराय और उसकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल के पास, और उसमें इंडियंस नहीं थे। लेकिन पहली बार क्या किया गया कि 1909 में इसमें एक लॉ मेंबर के रूप में एक इंडियन को शामिल किया गया, और उनका नाम था सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। द सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा became the first Indian to join the Viceroy Executive Council. He was appointed as the law member. देखिए दोस्तों, उस समय के लिए बहुत बड़ी बात थी। अच्छा, और देखिए, जो हमने शुरू में कम्युनल इलेक्टोरेट की बात की, अब उससे जुड़ा हुआ प्रावधान भी इसमें शामिल किया गया। इसमें सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर द मुस्लिम्स, ये इस जो है प्रोविजन को इंक्लूड किया गया। अंडर दिस द मुस्लिम मेंबर्स वेयर टू बी इलेक्टेड ओनली बाय द मुस्लिम वोटर्स। दस द एक्ट लीगलाइज्ड कम्युनलिज्म
and Lord Minto came to be known as the father of communal electorate। यहाँ पे दोस्तों सेपरेट इलेक्टोरेट या मतलब कि ऐसा कह सकते हैं कि कम्युनल इलेक्टोरेट, इसको इसका प्रावधान यहाँ पे किया है। कहने का मतलब है कि दोस्तों कि जैसे मान लीजिए यहाँ पर मुस्लिम वोटर्स की बात की गई है, तो उनके लिए कुछ सीटें फिक्स कर दी जाएंगी और उन सीटों पर जो प्रतिनिधि जो जो प्रतिनिधि जो है मतलब इलेक्शन को कंटेस्ट करेंगे, उनको वोट कौन देंगे? ओनली मुस्लिम्स देंगे जो है। तो इसी को कम्युनल इलेक्टोरेट कहा जाता है, यानी कि जो प्रतिनिधि खड़ा होगा वो भी मुस्लिम उन सीटों पर जो फिक्स है मुस्लिम्स के लिए, और दूसरी बात जो वोट देंगे वो सभी लोग नहीं देंगे, केवल मुस्लिम्स ही उसमें वोट करेंगे, इसीलिए इसको कम्युनल इलेक्टोरेट कहा गया दोस्तों। और ये निश्चित रूप से आगे चल के भारत के विभाजन में इस कम्युनल इलेक्टोरेट के प्रिंसिपल का बहुत बड़ा योगदान था जो है दोस्तों। और ये ही एक कह सकते हैं कि एक सूत्र था, एक बीज था जिसका रोपण किया गया और ये आगे चल करके जो है भारत के विभाजन का कारण बना जो है। ठीक है दोस्तों, और कैसे चयन होता था? इट आल्सो प्रोवाइडेड फॉर द सेपरेट प्रेजेंटेशन ऑफ प्रेसिडेंसी, कॉर्पोरेशन, चेंबर ऑफ कॉमर्स, यूनिवर्सिटी एंड जमींदार। सेपरेट प्रेजेंटेशन इन लोगों का भी हुआ, वो कौन से थे जो है? प्रेसिडेंसी, कॉर्पोरेशंस थे, चेंबर ऑफ कॉमर्स थे, यूनिवर्सिटीज एंड जमींदार। ये लोग भी अपने प्रतिनिधि केंद्रीय और प्रांतीय विधानसभाओं में भेजते थे। अब अगला आता है दोस्तों गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, 1919 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। देखिए दोस्तों, इसको जो है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, आया 1919 में, लेकिन ये लागू हुआ 1921 में। अच्छा, ये मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म के नाम से क्यों जाना जाता है? क्योंकि उस समय जो भारत के सेक्रेटरी थे वो थे मॉन्टेग्यू, और जो वायसराय यहाँ पे थे वो कौन थे? चेम्सफोर्ड। तो दोनों लोगों को एक संयुक्त रूप से नाम देकर के ऐसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म कहा जाता है इसको। ठीक है दोस्तों। अच्छा, यहाँ पे अब क्या होता है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट पहली बार ये डिक्लेयर करती है कि इट्स ऑब्जेक्टिव वाज द ग्रेजुअल इंट्रोडक्शन ऑफ रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इन इंडिया। कहने का मतलब ब्रिटिश सरकार ये घोषणा करती है कि उसका जो उद्देश्य है धीरे धीरे उत्तरदायी शासन का विकास करना है भारत में। और क्या होता है? ये जो है सेंट्रल कंट्रोल ओवर द प्रोविंसेस। कहने का मतलब प्रांतों के ऊपर जो केंद्र का जो शासन था उसको धीरे धीरे ये रिलैक्स करती है। कैसे? दो अलग अलग लिस्ट बनाती है सब्जेक्ट्स की। कौन से सब्जेक्ट्स? सेंट्रल और प्रोविंशियल सब्जेक्ट। अब देखिए दोस्तों, जो सेंट्रल सब्जेक्ट्स हैं उस पे वायसराय अपना जो है वायसराय और इसकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल निर्णय लेगी। जो नियम कौन बनाएंगे? लेजिस्लेटिव, सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल। और जो प्रोविंशियल जो सब्जेक्ट्स हैं जो है उसमें प्रांतों की विधानसभाएं नियम बनाएंगी और उस पर निर्णय लेगा कौन? निर्णय लेगा गवर्नर। ठीक है दोस्तों। तो क्या है? इट रिलैक्स द सेंट्रल कंट्रोल ओवर द प्रोविंसेस बाय डिमार्केटिंग एंड सेपरेटिंग द सेंट्रल एंड प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स। द सेंट्रल एंड प्रोविंशियल लेजिस्लेचर वेयर ऑथराइज्ड टू मेक लॉ ऑन देयर रिस्पेक्टिव लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स। ओके दोस्तों। हाउएवर द स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट कंटिन्यूड टू बी सेंट्रलाइज्ड एंड यूनिटरी। ये पॉइंट मार्क करने के लिए है, क्योंकि देखिए दो ये क्या कहते हैं कि विषय का विभाजन कर दिया गया सेंट्रल और प्रोविंशियल लिस्ट में, लेकिन अभी भी सरकार का जो नेचर था वो क्या था? सेंट्रलाइज और यूनिटरी, यानी केंद्र की तरफ झुकाव ज्यादा था। कहने का मतलब कि आवश्यकता पड़ने पर प्रांतीय विषयों पर केंद्र नियम बना सकती है। ठीक है दोस्तों। ओके, गवर्नर वाज द एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ प्रोविंस। ठीक है। अब यहाँ देखते हैं जो है कि मतलब कैसे जो है प्रोविंशियल जो शासन था वो कैसे चलता था। तो देखिए, मान लीजिए कोई प्रोविंशियल सब्जेक्ट है, ठीक है, तो प्रोविंशियल सब्जेक्ट को, जो प्रोविंशियल सब्जेक्ट मैंने अभी ऊपर मेंशन किया कि एक सेंट्रल सब्जेक्ट था और एक प्रोविंशियल सब्जेक्ट था। तो प्रोविंशियल सब्जेक्ट भी दो भागों में बटा हुआ होता था, रिजर्व्ड और ट्रांसफर्ड।
रिजर्व सब्जेक्ट वो होता था जिसपे कि गवर्नर, यहाँ कंफ्यूज मत कीजिएगा वायसराय से, गवर्नर मतलब प्रांत का गवर्नर, प्रांत का गवर्नर अपने जो काउंसिल था उसकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल उसकी भी होती थी, तो उसकी अपनी एग्जीक्यूटिव काउंसिल की मदद से वो क्या कहते हैं कि जो है उन पे जो है निर्णय लेता था, नियम बनाता था। ठीक है दोस्तों, ये कौन थे? द रिजर्व सब्जेक्ट ऑन द अदर हैंड वेयर टू बी एडमिनिस्टर्ड बाय द गवर्नर एंड हिज एग्जीक्यूटिव काउंसिल विदाउट बीइंग रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेटिव काउंसिल। इन सब्जेक्ट्स पे नियम बनाते वक्त, इनको गवर्न करते वक्त गवर्नर जो है लेजिस्लेटिव काउंसिल के प्रति उत्तरदायी नहीं होता था, मतलब कि उनसे सलाह मशवरा परामर्श नहीं करता था। देखिए दूसरा जो है ये कौन से सब्जेक्ट थे? ट्रांसफर सब्जेक्ट थे। ये कैसे सब्जेक्ट थे? ये टू बी एडमिनिस्टर्ड बाय द गवर्नर विद द एड ऑफ द मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेटिव काउंसिल। देखिए लेजिस्लेटिव काउंसिल में से मंत्री नियुक्त किए जाते थे, और ये मंत्री कौन थे? यही वो लोग जो चुन के गए हुए हैं डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा या सेक्शंस के द्वारा, जैसे कि मतलब कुछ चेंबर ऑफ कॉमर्स के थ्रू जाते थे, जमींदार कुछ भेजते थे, कुछ यूनिवर्सिटीज, कुछ लोकल बॉडी जैसे ऐसे करके अपने रिप्रेजेंटेटिव भेजती थी वहाँ पे, और ये रिप्रेजेंटेटिव जो होते थे इन्हीं में से कुछ मंत्री बनाए जाते थे, मिनिस्टर्स। और ये मिनिस्टर्स क्या करते थे? जो काउंसिल थी वो तो नियम बनाती थी, और मिनिस्टर्स कुछ डिपार्टमेंट के हेड होते थे और वो उस डिपार्टमेंट को देखते थे। ठीक है दोस्तों, तो जो रिजर्व सब्जेक्ट होता था उस पे जो है इन मिनिस्टर्स की राय नहीं ली जाती थी, लेकिन जो क्या कहते हैं कि ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट होता था उसमें ये मिनिस्टर्स उसको देखते थे, ठीक है, और एड और एडवाइस देते थे। एक बात ध्यान रखिएगा कि जब तक गवर्नर के सिग्नेचर ना हो जाए तब तक कोई नियम फाइनली एग्जीक्यूट नहीं होता था, वो लॉ नहीं बनता था। ठीक है दोस्तों, तो वो कानून का शक्ल नहीं ले पाता, और इसको डायआर्की कहते हैं, द्वैध सिस्टम। द्वैध सिस्टम मतलब कि कुछ ट्रांसफर्ड हैं और कुछ रिजर्व सब्जेक्ट हैं। कहने का मतलब है कि देखिए एक ही प्रांत में सरकार का स्वरूप दो है। सरकार का स्वरूप दो है मतलब कि कुछ चीजों पे शासन प्रशासन का जिम्मा मंत्रियों के सर है, और कुछ पे जो है गवर्नर खुद देख रहा है जो है, तो इसी को द्वैध शासन कहते हैं दोस्तों। ठीक है, और रिजर्व लिस्ट में क्या होते थे? जिसपे गवर्नर और उसके काउंसिलर जो है चार्ज में होते थे, जो है वेयर इन चार्ज ऑफ दिस लिस्ट। ये क्या होते थे? लॉ एंड ऑर्डर, इरिगेशन, फाइनेंस, लैंड रेवेन्यू, ये सब रिजर्व लिस्ट में होते थे। देखिए दोस्तों, ये मतलब कि जितने काफी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हैं वो गवर्नर के पास होते थे। ट्रांसफर्ड लिस्ट में क्या है दोस्तों? देखिए जो है इसमें मिनिस्टर वेयर इन चार्ज ऑफ द सब्जेक्ट such as education, local government, health, excise, industry, public work, religious endowment, ये सब जो है मिनिस्टर्स के हाथ में होता था दोस्तों। ठीक है, these ministers were nominated from among the elected members of the legislative councils। मैंने बताया कि जो legislative council में लोग चुन के जाते थे उन्हीं में से कुछ लोगों को मंत्री बनाया जाता था, और यही मंत्री जो है ये ट्रांसफर्ड लिस्ट के जो सब्जेक्ट हैं उनके चार्ज उन्हीं के अंडर ये होता था, और उस पर वो लोग जो है एडमिनिस्ट्रेशन देखते थे। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों। द साइज ऑफ प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबलीज वेयर इंक्रीज, नाउ अबाउट 70% ऑफ द मेंबर्स वेयर इलेक्टेड। देखिए दोस्तों, वो ग्राफ याद करिए जो मैंने शुरू में आपको बताया था। अब 1857 से लेकर के 1947 तक धीरे धीरे डिसेंट्रलाइजेशन होगा। इसमें क्या है कि अब 70% जो मेंबर थे वो इलेक्ट होकर के ही जाते थे, जो है नॉमिनेटेड मेंबर्स कम होते थे। ठीक है दोस्तों, और एक चीज यहाँ ध्यान देने योग्य है, द गवर्नर्स एसेंट वाज रिक्वायर्ड टू पास एनी बिल। किसी भी बिल को पास करने के लिए गवर्नर की एसेंट जरूरी थी, तभी वो एक्ट बन सकता था। ही आल्सो हैड अ वीटो पावर एंड कुड इशू ऑर्डिनेंसेस आल्सो। जैसे केंद्र में वायसराय के पास पावर होती थी वीटो की, उसी तरह प्रांतीय स्तर पर गवर्नर के पास भी वीटो की पावर होती थी, और वो वीटो कर सकता था किसी भी बिल को, और ऑर्डिनेंस इशू कर सकता था। ठीक है दोस्तों, अच्छा एक चीज बहुत ध्यान देने योग्य है, ये बार बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है। 1919 में ही जो केंद्रीय विधान परिषद था, इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल, जो सेंटर में था जो है, उसको बाइफरकेट किया गया, दो भागों में बांटा गया। पहला था जो है इंडियन लेजिस्लेटिव
काउंसिल ऑफ स्टेट और दूसरा था लेजिस्लेटिव असेंबली, जिसको अपर हाउस और लोअर हाउस भी कहते हैं। जैसे आज है लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा है आपका लोअर हाउस और राज्यसभा है अपर हाउस। ऐसे ही केंद्रीय जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली थी उसको बाई कैमरल कर दिया गया। ठीक है दोस्तों, दो अलग अलग जो है सभाएं बनाई गई, एक को कहा गया क्या कहते हैं कि काउंसिल ऑफ स्टेट और एक को कहा गया लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है दोस्तों, तो ये पूछा जाता है कि ऐसा कब किया गया, केंद्रीय विधानसभा बाईकैमरल कब बनी, तो 1919 में बनी, 1919। ओके दोस्तों, ठीक है दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर जो कम्युनल इलेक्टोरेट का जो प्रिंसिपल था वो और बढ़ा दिया गया। इसमें जो सेपरेट इलेक्टोरेट्स जो है किन किन को दिया गया जो है, देखिए दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ, इट एक्सटेंडेड द प्रिंसिपल ऑफ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन बाई प्रोवाइडिंग सेपरेट इलेक्टोरेट्स फॉर सिक्स, इसमें सिख लोगों को, इंडियन क्रिश्चियन लोगों को, एंग्लो इंडियंस को और यूरोपियंस, इन लोगों को भी दिया गया। क्या, सेपरेट इलेक्टोरेट। पहले क्या था, केवल मुस्लिम्स के लिए था, लेकिन अब सिख, इंडियन क्रिश्चियन, एंग्लो इंडियंस और यूरोपियन, इन लोगों को भी सेपरेट इलेक्टोरेट दिया गया। ठीक है, आगे क्या है, इट ग्रांटेड फ्रेंचाइज टू ए लिमिटेड नंबर ऑफ पीपल ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टी, टैक्स और एजुकेशन। देखिए दोस्तों, अभी भी जैसे आज की व्यवस्था है कि हर एक वयस्क जिसकी उम्र 18 साल से ज़्यादा है और जिसका कि उसके जो है विधानसभा क्षेत्र में या जहाँ पर वो रहता है उसका जो है वोटर कार्ड बना हुआ, वो सभी लोग मतदान करते हैं। पहले ऐसा नहीं था, उस समय क्या था कि कुछ प्रॉपर्टी या वो कर देता हो या एजुकेशन, इन तीन बेसिस पे जो है उनको मतदान करने की जो क्या कहते हैं कि मतदान का अधिकार दिया जाता था। सभी लोगों को नहीं होता था, लिमिटेड पीपल ही जो है वोट कास्ट कर पाते थे। ओके, आगे बढ़ते हैं। इसके द्वारा एक ऑफिस ऑफ हाई कमिश्नर लंदन में जो है इस्टेब्लिश किया गया और उसको जो है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की जो है कुछ पावर दी गई जो है। ओके, इसी नियम के द्वारा, अधिनियम के द्वारा जो है 1926 में जो है पब्लिक सर्विस कमीशन की स्थापना की गई। यही पब्लिक सर्विस कमीशन सिविल सर्विसेज या सिविल सर्वेंट्स जो रिक्रूट होते हैं उनके रिक्रूटमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल था जो है। तो क्या प्रोविजन था दोस्तों, इट प्रोवाइडेड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ए पब्लिक सर्विस कमीशन, हेंस अ सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन वाज सेट अप इन 1926 फॉर रिक्रूटिंग सिविल सर्वेंट्स। ठीक है दोस्तों, ओके। और एक बड़ा काम हुआ, ये जो है इसमें केंद्रीय जो बजट था उसको प्रांतीय बजट से अलग कर दिया गया। इट सेपरेटेड फॉर द फर्स्ट टाइम प्रोविंशियल बजट फ्रॉम द सेंट्रल बजट एंड ऑथराइज्ड द प्रोविंशियल लेजिस्लेचर टू एनेक्ट देयर बजट, और प्रोविंशियल लेजिस्लेचर को अपने बजट को इनेक्ट करने की जो है स्वीकृति दी गई। ठीक है दोस्तों, और इसमें जो है इस नियम की समीक्षा करने के लिए 10 वर्ष बाद एक कमीशन की नियुक्ति की जानी थी और यही कमीशन जो आगे चल के साइमन कमीशन के रूप में आया, जो कि 10 वर्ष नहीं जल्दी ही हो गया था। 1927 में ही इसका गठन हो गया था और ये जो है 1930 में इसने अपनी रिपोर्ट भी फाइल कर दी थी, जिसका बहुत विरोध हुआ जो है भारत में। विरोध इसलिए हुआ दोस्तों कि जिस जगह, जिस मतलब कि जहाँ के नियम की समीक्षा की जानी है, हिंदुस्तान के नियम की समीक्षा की जानी है, और यहाँ पर यहाँ का कोई मेंबर ही नहीं है, सारे उसमें जो है ब्रिटिश पीपल थे, वो मेंबर थे जो है साइमन कमीशन में। इसी नाते इसका बहुत ही विरोध किया गया, इसको काले झंडे दिखाए गए। लाला लाजपत राय तो खास करके इसके विरोध के दौरान ही पुलिस की लाठियों से घायल हुए और उसी दौरान उनकी मृत्यु हो गई। इसका जो रिकमेंडेशन था जो है क्या कहते हैं कि साइमन कमीशन का, धीरे धीरे कुछ हद तक जो है इसको 1935 का जो एक्ट आया जो है उसमें जो है शामिल किया गया दोस्तों। ठीक है, अच्छा, इसी बीच एक और जो है घटनाक्रम आया जो है जिसको कहते हैं कम्युनल अवार्ड एंड पूना एक्ट। ये 1932 में
जो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर रैमसे मैकडोनाल्ड थे जो है, उन्होंने जो दलित थे जो है उनके लिए एक सेपरेट इलेक्टोरेट जो है क्या कहते हैं कि घोषणा की जो है, ये किसके लिए, डिप्रेस्ड क्लासेस के लिए। पहले से किनको दिया जा रहा था, मुस्लिम्स, यूरोपियन सिख्स, मुस्लिम, यूरोपियन सिख, द एंग्लो इंडियंस एंड द इंडियन बेस्ड क्रिश्चियन, इन लोगों को पहले से दिया जा रहा था। इसमें एक और तबका जोड़ा गया, डिप्रेस्ड क्लासेस का जो है। इसको लेकर के गांधी जी ने बहुत विरोध किया। उन्होंने आमरण अनशन का प्रण किया कि अगर ये जो है इसको वापस नहीं लिया जाता है तो मैं भूख हड़ताल करूंगा जो है, क्योंकि ये भारत में आगे चल करके बहुत ही विभाजनकारी साबित होता दोस्तों। ठीक है, आगे चल करके बाबा साहब अम्बेडकर और गांधी जी में एक समझौता हुआ और जिसके द्वारा एक सहमति बनी। उस समय गांधी जी जेल में थे, तो उनके तरफ से मदन मोहन मालवीय जी ने जो है इस एग्रीमेंट पे साइन किया दोस्तों, और ये सहमति बनी कि जो क्या कहते हैं कि इस चीज को जो है कैंसिल किया जाएगा, मतलब कि ये जो सेपरेट इलेक्टोरेट है इस चीज को जो है सहमति नहीं दी जाएगी। और दूसरी बात की जो डिप्रेस्ड क्लासेस के लिए जो है 80 सीट्स थी जो है 47 सीट जो है कर दिया गया जो है उनके लिए, मतलब कि स्थानों का जो रिजर्वेशन था बढ़ा दिया गया। ये जो है अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और गांधी जी के बीच सहमति हुई जो है। ठीक है दोस्तों, और यहाँ देखिए जो है कि एक पॉइंट परीक्षाओं में पूछा जाता है कि ये जो कम्युनल अवार्ड था जो है ये किसकी फाइंडिंग पे बेस्ड ऑन था। तो देखिए, द कम्युनल अवार्ड वाज बेस्ड ऑन द फाइंडिंग ऑफ द इंडियन फ्रेंचाइज कमिटी कॉल्ड लोथियन कमिटी। ठीक है दोस्तों, ये देखिए लोथियन का, तो ये पूछ लिया जा सकता है आपसे जो है। अगला आता है दोस्तों गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 जो है। The act marked a second milestone towards a completely responsible government in India। ठीक है दोस्तों, 1919 के बाद जो है ये दूसरा वो अधिनियम था जिसने जो है माइलस्टोन अचीव किया, किसकी तरफ, जो है रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की तरफ दोस्तों। ठीक है, इट हैज अ लेंथी एंड डिटेल्ड डॉक्यूमेंट हैविंग 321 सेक्शंस एंड 10 शेड्यूल्स। इसमें ये बहुत ही लंबा संविधान था एक तरह से, मतलब कि कह सकते हैं नियम कानून इसमें बहुत ज्यादा थे। और जो हमारा आज का जो संविधान है इस 1935 के एक्ट से, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 के एक्ट से बहुत चीजें जो है एज इट इज ले ली गई हैं दोस्तों। ठीक है, तो इसके जो है प्रोविजंस क्या थे उसको देखते हैं, ये इसके फीचर्स क्या थे उसको देखते हैं दोस्तों। इट प्रोवाइडेड द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ एन ऑल इंडियन फेडरेशन कंसिस्टिंग ऑफ प्रोविंसेस एंड प्रिंसली स्टेट एज ए यूनिट। ठीक है, ऑल इंडिया फेडरेशन का प्रावधान किया गया इसमें जो है। ठीक है, और इस एक्ट ने और क्या किया, द एक्ट डिवाइडेड द पावर बिटवीन सेंट्रल एंड इट्स यूनिट इन टर्म ऑफ 3 लिस्ट, फेडरल लिस्ट, ठीक है, जिसको सेंट्रल लिस्ट भी कहा जाता है, इसके पास 59 आइटम्स थे, प्रोविंशियल लिस्ट इसके पास 54 आइटम्स थे, एंड कंकरेंट लिस्ट फॉर बोथ, ये जो है 36 आइटम थे। देखिए दोस्तों, फेडरल लिस्ट इस पे जो है नियम केंद्र बनाता था, प्रोविंशियल लिस्ट मतलब इस पे जो है प्रांतीय शासन अपना नियम बनाता था, और कंकरेंट लिस्ट मतलब कि इस पे दोनों नियम बना सकते थे। लेकिन अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट का पॉइंट है तो इस पे जो है केंद्र द्वारा बनाया गया नियम मान्य होता था। ठीक है दोस्तों, अच्छा आगे, रेसिड्यूअरी पावर वेयर गिवन टू वायसराय, जो अधिशेष शक्तियां थी, ठीक है, अवशिष्ट शक्तियां कहिए, मतलब बची हुई, बाकी इनमें जो भी ये मेंशन है जो है सेंट्रल, क्या कहते हैं प्रोविंशियल और कंकरेंट, इसके अलावा जो भी शक्तियां हैं वो वायसराय में निहित होती थी। ठीक है, देखिए दोस्तों, इसमें प्रावधान तो किया गया था एक फेडरेशन का ऑल इंडिया, लेकिन ये हकीकत में नहीं बन पाया। क्यों? क्योंकि प्रिंसली स्टेट जो है इसको ज्वाइन नहीं किए। ठीक है, इसने अगला क्या काम किया, जो डाइआर्की थी प्रोविंसेस में, डाइआर्की मतलब कि वही जो ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट और रिजर्व सब्जेक्ट थे उसको समाप्त कर दिया गया, और ये डाइआर्की अब केंद्र में लागू कर दी गई। ठीक है दोस्तों, और प्रांतों को जो है प्रोविंशियल ऑटोनॉमी दे दी गई। ठीक है, ओके आगे बढ़ते हैं जो है दोस्तों। मोरओवर द एक्ट इंट्रोड्यूस्ड रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इन द प्रोविंसेस, दैट इज द गवर्नर वाज रिक्वायर्ड टू एक्ट
with the advice of minister responsible to the provincial legislator. This came into effect in 1937 and was discontinued in 1939. देखिए दोस्तों, जो अभी मैंने ऊपर बात कही कि प्रोविंशियल ऑटोनॉमी दे दी गई, मतलब कि गवर्नर अब जो था प्रांतों का, वो मिनिस्टर्स के एड और एडवाइस पे काम करने के लिए उसको जो है निर्देशित किया गया, ठीक है। और ये कब तक प्रभाव में रहा? 1937 से ये शुरू हुआ, 1935 में तो ये एक्ट आया, उसके बाद 90 समय लग गया 2 साल का इसको जो है इम्प्लीमेंट होने में। 1937 से शुरू हुआ और 1939 में इसको खत्म कर दिया। दोस्तों ये आप जरा कमेंट करके बताइएगा कि ये 1939 में खत्म क्यों हो गया, ऐसा कौन सा मेजर इवेंट हो गया था जिसमें ये जो है ये यहाँ से जो है ये खत्म हो गया। 28 महीने की सरकार, दोस्तों हिंट मैं दे देता हूँ, आगे जो है आप कमेंट करके बताइएगा दोस्तों, ठीक है। इट प्रोवाइडेड फॉर द एडॉप्शन ऑफ डायरकी एट द सेंटर, ठीक है दोस्तों। Consequently, the federal subject were divided into reserve subject and transferred subject. देखिए दोस्तों, डायरकी जब सेंटर में हो गई तो जो फेडरल सब्जेक्ट थे वो भी 2 भागों में बांट दिए गए, ट्रांसफर सब्जेक्ट और रिजर्व सब्जेक्ट। रिजर्व सब्जेक्ट क्या थे? जिसपे गवर्नर, जिसपे वाइसराय अपनी काउंसिल, एग्जीक्यूटिव काउंसिल की मदद से जो है उसमें नियम बनाता था। और ट्रांसफर सब्जेक्ट क्या होते थे? जिसपे लेजिस्लेटिव काउंसिल में नियम बनाती थी, ठीक है दोस्तों। उसके बाद से अब देखिए, अब आगे चल के प्रांतों में भी बाइकैमरलिज्म का शुरुआत हो गया, ठीक है। द्विसदनीय शासन जिसको कहते हैं, द्विसदनीय विधायिका हो गई। द लेजिस्लेचर्स ऑफ बंगाल, बॉम्बे, मद्रास, बिहार, असम एंड यूनाइटेड प्रोविंस, देखिए ये यूनाइटेड प्रोविंस को आज उत्तर प्रदेश कहते हैं, ठीक है दोस्तों। वे आर मेड बाइकैमरल कंसिस्टिंग ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, इसको अपर हाउस कहते हैं, एंड अ लेजिस्लेटिव असेंबली लोअर हाउस, ठीक है दोस्तों। हाउएवर मेनी रिस्ट्रिक्शंस वेयर प्लेस्ड ऑन देम, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फर्दर it extended the principle of communal representation by providing separate electorates for depressed class, women and labor worker। दोस्तों देखिए, जो 1932 में जो ये सेपरेट इलेक्टोरेट की बात की जा रही थी डिप्रेस्ड क्लास के लिए, वो नियम तो बना पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ। इसमें नियम में तो आया वो जो है, लेकिन चूंकि अंबेडकर और गांधी जी के बीच एक समझौता हुआ, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और गांधी जी के बीच जो पूना पैक्ट हुआ, उसमें गांधी जी के बिहाफ में जो है सिग्नेचर जो है उस पैक्ट पे जो है मदन मोहन मालवीय जी ने किया था। तो ये समझौता ये हो गया कि अब जो है जो सीटें हैं वो जो है बढ़ा दी जाएंगी, जो है मतलब कि 80 सीटें पहले जो है डिप्रेस्ड क्लास के लिए थी, अब उसको 147 रिजर्व करके कर दी जाएंगी, ठीक है। लेकिन इस जो ये क्या कहते हैं कि जो ये जो कम्युनल अवार्ड है इसमें, जिसमें डिप्रेस्ड क्लास को भी इंक्लूड किया जा रहा है, इसको नहीं माना जाएगा। तो यही यहाँ पे किया गया दोस्तों, ठीक है। लेकिन कुछ मामले में इसको एक्सटेंड किया गया, जैसे कि यहाँ वुमेन और लेबर इनको भी जो है एक सेपरेट इलेक्टोरेट दिया गया, ठीक। दिस एक्ट इंट्रोड्यूस डायरेक्ट इलेक्शन इन इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम, ठीक है। यहाँ पे पहली बार जो है डायरेक्ट इलेक्शन की भारत में शुरुआत होती है। अबाउट 10% ऑफ द होल पॉपुलेशन एक्वायर्ड वोटिंग राइट्स। अब यहाँ ध्यान से देखिए दोस्तों, मैंने इससे पहले बताया था कि वोटिंग राइट्स सबको नहीं मिलते थे। प्रॉपर्टी, टैक्स और एजुकेशन ये बेसिस थे जिसपे आपको वोटिंग राइट्स मिलते थे। लेकिन यहाँ पे दायरा थोड़ा बढ़ाया गया और ये यहाँ पे एक फिगर दिया हुआ है कि 10% ऑफ द होल पॉपुलेशन एक्वायर्ड वोटिंग राइट्स। ये बहुत बड़ा फिगर है दोस्तों, उस समय के रिस्पेक्ट में अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं जो वोटिंग राइट्स थे वो बढ़े, ठीक है। इट एबोलिश द काउंसिल ऑफ इंडिया एस्टेब्लिश बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 एंड द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया वाज प्रोवाइडेड विथ अ टीम ऑफ एडवाइजर्स। देखिए दोस्तों, 1858 में क्या हुआ था, एक जो है अलग से जो है भारत सचिव के पोस्ट का सृजन किया गया और उसको उसके एड और एडवाइस के लिए देने के लिए उसको क्या किया गया, 15 काउंसिलर्स नियुक्त किए गए। अब क्या था, उसको हटा दिया गया इस एक्ट में और उसको जो है, ठीक है, एक टीम ऑफ एडवाइजर्स दिया गया जो है, ठीक। अब वो
एक काउंसिल की तरह उसको नहीं रखा गया, बल्कि उस काउंसिल को समाप्त किया गया और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट्स को कुछ एडवाइजर दिए गए। अगला देखिए दोस्तों, यही रिजर्व बैंक की स्थापना की जाती है। ठीक है दोस्तों, फेडरल, प्रोविंशियल और ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशंस की भी स्थापना की जाती है। इससे पहले एक पब्लिक सर्विस कमीशन की स्थापना की गई थी, इससे पहले वाले एक्ट में, लेकिन इस एक्ट में क्या है, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन, प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन और 2 स्टेट्स अगर ऐसा चाहते हैं तो उनका ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन, इन तीनों चीज़ों का प्रावधान किया गया है। ठीक है दोस्तों, और इट प्रोवाइडेड फॉर द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ए फेडरल कोर्ट विच वाज सेट अप इन 1937। इसी अधिनियम के तहत एक फेडरल कोर्ट की स्थापना की जाती है, और जो सेटअप होता है कब दोस्तों, 1937 में। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। देखिए इस एक्ट के बाद बहुत सारा घटनाक्रम हुआ, जो है हमारी आज़ादी की लड़ाई तेज हुई, जो है अब ब्रिटिशर्स को ये लगा कि अब जो है वो हिंदुस्तान पे रूल नहीं कर सकते। तो 20 फरवरी 1947 को जो है ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर क्लीमेंट एटली ने कहा कि 30 जून 1948 तक हम भारत की सत्ता जो है वहाँ के रिस्पॉन्सिबल हैंड्स को सौंप करके हम वहाँ से चले आएंगे। जो है यह जो अनाउंसमेंट थी, जो है क्या कहते हैं, क्लीमेंट एटली की, यह अनाउंसमेंट को सुन करके जो है मुस्लिम लीग ने जो है अपना एक अलग देश की मांग एक जो है शुरू कर दी। पाकिस्तान की मांग यहाँ से स्टार्ट हो जाती है। उसके लिए उन्होंने जो है कि वायलेंट एजिटेशन स्टार्ट कर दिया, जो है। ठीक है दोस्तों, इन सब का परिणाम ये हुआ कि बाद में जा करके जो है भारत को 2 भागों में बांटना पड़ता है, और आज के रूप में अगर देखें तो एक पाकिस्तान और एक जो है भारत, जिसको इंडिया कहते हैं। ये जो है जो ब्रिटिश इंडिया हुआ करता था वो 2 भागों में बट गया दोस्तों। 3 जून को लॉर्ड माउंटबेटन, द वायसराय ऑफ इंडिया, पुट फोर्थ द पार्टीशन प्लान नोन एज माउंटबेटन प्लान। देखिए दोस्तों, भारत को यूनाइटेड रखने की कोशिश तो बहुत की गई, लेकिन किसी भी कीमत पर जो मुस्लिम लीग थी वो एक अलग पाकिस्तान के डिमांड पर अड़ी रही। उसके लिए उन्होंने वायलेंस का भी सहारा लिया और डायरेक्ट एक्शन के द्वारा उन्होंने बहुत सारा कम्युनल वायलेंस फैलाया। लेकिन दोस्तों, जब नहीं कोई काम बना, जब आखिरी विकल्प यही रह गया, तो 3 जून को लॉर्ड माउंटबेटन, द वायसराय ऑफ इंडिया, पुट फोर्थ अ पार्टीशन प्लान नोन एज माउंटबेटन प्लान। उन्होंने एक पार्टीशन का प्लान रखा। वो क्या था, जो है द प्लान वाज एक्सेप्टेड बाई द कांग्रेस एंड द मुस्लिम लीग। इमीडिएट इफेक्ट वाज गिवन टू द प्लान बाई इनेक्टिंग द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया एक्ट। ठीक है दोस्तों, कुछ इंपॉर्टेंट जो है टाइमलाइन है दोस्तों। इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया जो बिल है वो जो है ब्रिटिश पार्लियामेंट में 4 जुलाई 1947 को इंट्रोड्यूस किया गया। ठीक है दोस्तों, और इस बिल को रॉयल जो एसेंट मिला, कब मिला, 18 जुलाई 1947 को। और ये फोर्स में कब आता है एक्ट, जो है 15 अगस्त 1947 को। ठीक है दोस्तों, तो ये जो इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1947 है, इसके क्या फीचर्स थे इसको हम देखते हैं दोस्तों। ये जो क्या रेक्टेंगुलर बॉक्स में जो है, ब्लू कलर के रेक्टेंगुलर बॉक्स में जो कुछ भी लिखा गया है, ये कई बार एग्जामिनेशन में पूछा जा चुका है कि कब ये ब्रिटिश पार्लियामेंट में आया, इसको कब रॉयल एसेंट मिला और कब फोर्स में आया, जो है। ठीक है, तो ये चीज़ें आप याद रखिएगा दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसका फीचर क्या था दोस्तों, तो देखते हैं। It ended the British rule in India and declared India as an independent and sovereign state from August 15, 1947। जो इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया एक्ट था, इसके माध्यम से भारत में ब्रिटिश शासन समाप्त हो गया और भारत को एक इंडिपेंडेंट एंड सोवरेन कंट्री डिक्लेयर कर दिया गया। कब से, 15 अगस्त 1947 से। ठीक है दोस्तों, और भारत जो है it provided for the partition of India and creation of 2 independent dominion of India and Pakistan with a right to secede from the British Commonwealth। 2 इंडिपेंडेंट डोमिनियन का क्रिएशन हुआ, जैसा कि इंडिया और पाकिस्तान। ठीक है दोस्तों, और इनको अधिकार था कि ब्रिटिश जो कॉमनवेल्थ से ये अलग हो सके। ठीक है, इट एबोलिश्ड द ऑफिस ऑफ वायसराय एंड प्रोवाइडेड फॉर ईच डोमिनियन अ गवर्नर जनरल who was
to be appointed by British King on the advice of the Dominion Cabinet। ठीक है दोस्तों, हर एक डोमिनियन के लिए एक गवर्नर जनरल ब्रिटिश किंग द्वारा अपॉइंटमेंट किया गया, और वो कैसे अपॉइंटमेंट किया गया, वहाँ की कैबिनेट की एडवाइस पे, जो डोमिनियन था वहाँ की कैबिनेट की एडवाइस पे। हिज मैजेस्टीज गवर्नमेंट इन ब्रिटेन वाज टू हैव नो रिस्पॉन्सिबिलिटी विथ रिस्पेक्ट टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और पाकिस्तान। अब जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट की भारत और पाकिस्तान के जो गवर्नमेंट या गवर्नेंस कहिए जो है उसके प्रति जो उत्तरदायित्व था वो समाप्त हो गया। ठीक है दोस्तों, इट empowered the constituent assembly of the two dominions to frame and adopt any constitution for their respective nations and to replace any act of the British Parliament including the Independence of India Act itself। ये एक्ट दोनों डोमिनियंस के कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को ये पावर देता है कि वो इससे पहले के बने किसी भी ब्रिटिश इंडिया एक्ट को वो जो है कि समाप्त कर सकते हैं, चाहे वो इंडिपेंडेंस एक्ट खुद ही क्यों ना हो। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। इट empowered the constituent assembly of the both dominions to legislate for their respective territories till the new constitution were drafted and enforced। दोस्तों, ये जो नियम था, ये एक्ट था जो है इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1947, ये जो है वहाँ की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दोनों डोमिनियन की, उनको ये पावर देता है कि जब तक वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बन जाए तो वहाँ के लिए जो है आप लेजिस्लेशन बना सकते हैं और उसी के हिसाब से वहाँ का जो है गवर्नेंस देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, नो एक्ट ऑफ द ब्रिटिश पार्लियामेंट पास्ड आफ्टर अगस्त 15, 1947 was to extend to either of new dominions unless it was extended thereto by the law of the legislature of the dominion। कहने का मतलब ये है कि इससे पहले जो है का कोई भी जो है जो लॉ है ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा पास किया गया। ठीक है, 15 अगस्त 1947 के बाद जो है ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा पास किया गया कोई भी लॉ जो यहाँ के प्रति है, या मतलब कि दोनों डोमिनियन चाहे इंडिया हो या पाकिस्तान हो, वो लागू नहीं होगा। ओके दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। जो है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का जो ऑफिस था उसको समाप्त कर दिया गया और उसके जगह पे जो है सेक्रेटरी स्टेट ऑफ द कॉमनवेल्थ अफेयर्स वो एक पोस्ट बनाया गया, एक ऑफिस बनाया गया। ठीक है दोस्तों, और इस एक्ट के माध्यम से प्रिंसली स्टेट के ऊपर जो ब्रिटिश पैरामाउंटेसी थी उसको भी समाप्त कर दिया गया। ठीक है, और इसके साथ ही जो है ट्रीटी रिलेशन विद ट्राइबल एरियाज फ्रॉम अगस्त 15, 1947 जो ट्राइबल एरिया के साथ जो ट्रीटी थी उसको भी समाप्त किया गया। ठीक है दोस्तों, इट ग्रांटेड फ्रीडम टू द इंडियन प्रिंसली स्टेट आइदर टू ज्वाइन द डोमिनियन ऑफ इंडिया और डोमिनियन ऑफ पाकिस्तान और टू रिमेन इंडिपेंडेंट। दोस्तों, ये एक्ट प्रिंसली स्टेट्स को ये पावर देता है कि वो या तो भारत के साथ हो जाएं या पाकिस्तान के साथ हो जाएं या फिर इंडिपेंडेंट रहें। ठीक है दोस्तों, तो इस एक्ट के माध्यम से प्रिंसली स्टेट्स को ये पावर दी गई जो है दोस्तों। इट प्रोवाइडेड फॉर द गवर्नेंस ऑफ ईच ऑफ द डोमिनियंस एंड द प्रोविंसेस बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 टिल द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन वेयर फ्रेम्ड। इसने ये प्रस्ताव रखा जो है कि दोनों जो डोमिनियंस हैं जो है जब तक उनके नियम नहीं बन जाते, जो है जब तक उनका कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बन जाता तब तक वो 1935 के जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है उसके अनुसार अपना जो है शासन जो है चला सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला क्या था, इट डिप्राइव्ड द ब्रिटिश मोनार्क ऑफ हिज राइट टू वीटो बिल एंड आस्क फॉर रिजर्वेशन ऑफ सर्टेन बिल फॉर हिज अप्रूवल। जो ब्रिटिश मोनार्क का जो प्रिविलेज था कि वो वीटो कर सकता था और किसी बिल को रिजर्व उसके लिए रखा जाता था उसके कंसिडरेशन के लिए, ये चीज़ें समाप्त कर दी गई। ठीक है दोस्तों, बट दिस राइट वाज रिजर्व फॉर द गवर्नर जनरल, और ये राइट अब जो है गवर्नर जनरल को दे दिया गया। वो गवर्नर जनरल कैसे नियुक्त किया जाता था, ब्रिटिश गवर्नमेंट नियुक्त करती थी किसकी सलाह पे, जो दोनों डोमिनियन थी उसके कैबिनेट की सलाह पे। ठीक है दोस्तों, द गवर्नर जनरल वुड हैव फुल पावर टू असेंट टू एनी बिल इन द नेम ऑफ हिज मैजेस्टी। ओके दोस्तों, इट डेजिग्नेटेड द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एंड द प्रोविंशियल गवर्नर्स एज ए कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द स्टेट।
ये भले ही नॉमिनल हो, पर गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया और प्रोविंशियल जो गवर्नर थे वो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होते थे। ठीक है दोस्तों, they were made to act on the advice of they were made to act on the advice of the respective council of minister in all matters। उनको जो है मंत्रियों की राय के अनुसार जो है काम करना था। किनको? केंद्र स्तर पे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को और प्रांतीय स्तर पे गवर्नर्स को। ठीक है, इट डिसकंटिन्यूड द अपॉइंटमेंट टू द सिविल सर्विसेज एंड रिजर्वेशन ऑफ पोस्ट बाय द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। दोस्तों, ये जो सिविल सर्विसेज में जो रिजर्वेशन की प्रक्रिया होती थी, जैसे जो मतलब कि क्या कहते हैं कि वहाँ के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट करते थे ब्रिटेन के जो है, उस चीज को खत्म कर दिया इसने, इस एक्ट ने। क्या डिसकंटिन्यू कर दिया दोस्तों? अपॉइंटमेंट टू द सिविल सर्विसेज एंड रिजर्वेशन ऑफ पोस्ट बाय द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। ओके दोस्तों, आगे क्या हुआ? लॉर्ड माउंटबेटन जो थे भारत के पहले जो है गवर्नर बनाए गए। लॉर्ड माउंटबेटन बिकेम द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ न्यू डोमिनियन ऑफ इंडिया, और उन्होंने जो है जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्री पद की जो है शपथ दिलाई। ठीक है दोस्तों, द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया फॉर्म्ड इन 1946 बिकेम द पार्लियामेंट ऑफ द इंडियन डोमिनियन। जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली 1947 को बनाई गई थी, वही आगे चल करके जो है भारतीय जो डोमिनियन है उसकी जो है पार्लियामेंट बनी दोस्तों। तो दोस्तों, आज ये जो है लेक्चर समाप्त होता है। हमने इन दो लेक्चर में, जो लेक्चर 3 है और ये आज जो लेक्चर 4 है, इसके माध्यम से जो है भारत के कॉन्स्टिट्यूशन का जो डेवलपमेंटल हिस्ट्री था उसको कवर किया। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको एक जो है क्लियर व्यू मिला होगा इस दोनों लेक्चर के माध्यम से। आगे के लेक्चर में हम जो है और जो है टॉपिक्स को कवर करेंगे। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को। नमस्कार।